एसवी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर 6 जिसका आज अपने पार्ट 5 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने लेसन का पार्ट 4 पढ़ा था जिसमें अपने मूंगफली का पर्णचित्ती रोग या टिक्का रोग इसके बारे में पढ़ा था। इस रोग के दो प्रकार के लक्षणों के आधार पर अगेती पत्ती धब्बा रोग और पिछेती पत्ती धब्बा रोग, उनमें अपने कौन कौन से लक्षण हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर इसके प्रबंधन के उपाय पढ़े थे जिसमें शस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इसके लक्षण हैं और इसके प्रबंधन के क्या उपाय हैं, रोग कारक कौन सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये रोग होता है किसके कारण, एक वायरस के कारण होता है जो उन क्षेत्रों पर पाया जाता है जहां पर मूंगफली की कृषि बहुत अधिक की जाती है। तो इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं। रोग के लक्षण प्रकट कब होते हैं, बुआई के 30 से 35 दिन बाद, लगभग 1 महीने बाद। बुआई के 30 से 35 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं। ये पहला इसका पॉइंट है लक्षण का। कब रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, 30 से 35 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं। ये इसका फर्स्ट एक तरह से लक्षण ही है। कब प्रकट होते हैं रोग के लक्षण। यह रोग पहले के खेत में छोटे छोटे चकत्तों में दिखाई देता है। यह रोग कब दिखाई देता है, खेत में छोटे छोटे चकत्तों के रूप में। खेत में छोटे छोटे चकत्तों के रूप में दिखाई देता है। चकत्तों के रूप में दिखाई देता है। फिर इसके बाद में इस रोग का क्या लक्षण है, इस रोग से ग्रसित पौधे अत्यधिक छोटे गहरे हरे रंग के और गुच्छे में बदल जाते हैं। इस रोग के कारण पौधे अधिक छोटे गहरे हरे व गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं। वह गुच्छे के रूप में बदल जाते हैं। तो मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग है इसी कारण पड़ा क्योंकि जो पौधे हैं वो छोटे छोटे वायरस के कारण गुच्छे के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। नई पत्तियों पर चितेरी, पित्तवर्ण और पीले रंग की रिंग के रूप में लक्षण दिखाई देते हैं। नई पत्तियों में जो तरुण पत्ती निकलती है उसमें क्या होता है, चितेरी पीले रंग के रिंग के रूप में लक्षण दिखाई देते हैं। कब्र होते हैं चितेरी, पित्तवर्ण व पीले रंग के रिंग के रूप में, यानी बल्ले बन जाएगी। पीले रंग की रिंग क्या बल्ले बन जाएगी, रिंग के रूप में लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद में है अगला लक्षण, रोगी पौधों पर फूल खिलते हैं परंतु फलियां बहुत कम और छोटी बनती हैं। रोगी पौधों पर फूल तो खिलते हैं परंतु फलियां कम व दाने भी कम बनते हैं। फलियां भी कम और
अलावा जो रोगी पौधे होते हैं बहुत छोटे रह जाते हैं और गहरे हरे और गुच्छे के रूप में बदल जाते हैं। 4 नंबर, फिर पत्तियों पर चितेरी पीले रंग की पित्तवर्ण रिंग लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। 5 नंबर है रोगी पौधों पर यदि फूल बनते हैं तो फूल है वो पूरे फली में नहीं बनते, कुछ फूल ही फलियों में बनते और उनके जो फली होती है उसमें भी दाने बहुत कम बनते हैं, यहाँ बहुत छोटे रहते हैं, इस कारण बहुत कम उपज होती है। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण थे। अब इस रोग के जो प्रबंधन के उपाय हैं और रोग कारक है अपने उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस रोग का जो रोग कारक है वो कौन सा है? अब इस रोग के रोग कारक कौन से हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो यह रोग इंडियन पीनट क्लम्प वायरस के कारण होता है। यह रोग किस कारण? यह रोग इंडियन पीनट क्लम्प वायरस के कारण होता है। यह रोग किस कारण? इंडियन पीनट क्लम्प वायरस के कारण होता है। ये इसका फर्स्ट रोग कारक का प्रकार। इंडियन पीनट क्लम्प वायरस होता किस प्रकार है? इंडियन पीनट क्लम्प वायरस ये क्या आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और मृदा में बीज जनित रोग है। इंडियन पीनट क्लम्प वायरस का इसका आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ किस प्रकार का होता है? इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, क्योंकि कुछ में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है लेकिन इसमें आरएनए वो भी कैसा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाएगा। इसका संचरण किस प्रकार होता है? इसका संचरण पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस कवक से होता है। इस रोग का संचरण पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस कवक के कारण होता है। इस रोग का संचरण पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस नामक कवक के कारण होता है। नामक कवक के कारण होता है। ये इस रोग कारक के बारे में आपने इतना लिखना है। यह रोग वायरस कौन सा है? इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। लेकिन ये वायरस पहले किसमें होगा? कवक में होगा और वह कवक ही इस रोग को पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसके बाद में अपने इस रोग के प्रबंधन के उपाय कौन कौन से हैं? जैविक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और शस्य प्रबंधन। सबसे पहले प्रबंधन में अपने क्या पढ़ेंगे? शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन में अपने क्या करते हैं? हमेशा ही स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। सभी रोग में आएगा। हमेशा स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। ये इसका फर्स्ट रोग से बचने का तरीका है। दूसरा है खेतों में गहरी जुताई करें और खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। खेत में कब? ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करनी चाहिए।
खेत में गर्मियों में गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करें, वह खरपतवार को जला दें। वह खरपतवार को जला दें। ये इससे बचने के दो उपाय हैं, जिसमें क्या, एक तो अपने स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का उपाय करना चाहिए, दूसरे गर्मियों में गहरी जुताई कर देनी चाहिए और खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। रोगी पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए, ये भी शस्य प्रबंधन का तरीका है। रोगी पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए। उखाड़ कर जला देना चाहिए। ये इसके शस्य प्रबंधन का अगला उपाय है। रोगग्रस्त खेत में पहले किसकी, बाजरा की खेती की जानी चाहिए। प्रबंधन का अगला उपाय लिखेंगे, रोगग्रस्त खेत में इस रोग से बचने का अगला उपाय लिखेंगे, रोगग्रस्त खेत में बाजरा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोगग्रस्त खेत में बाजरा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करके 15 दिन बाद क्या कर देना चाहिए। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करके 15 दिन बाद इस खेत में पलट देना चाहिए। करके 15 दिन बाद इसे पलट देना चाहिए, मतलब और जुताई कर देनी चाहिए और उसके बाद में ही मूंगफली की बुआई करनी चाहिए और बाद में मूंगफली की बुआई कर देनी चाहिए तथा बाद में मूंगफली की बाद में मूंगफली की बुआई करनी चाहिए। ये इसके बचाव का उपाय है। इसके अलावा फसल चक्र के रूप में सरसा या गेंदों की फसल लेनी चाहिए। फसल चक्र में सरसों या गेंदे की बुआई करनी चाहिए। जब फसल चक्र अपनाते हैं 2 या 3 वर्ष का, तो सरसों की बुआई और गेंदे की बुआई करनी चाहिए। ये इसके शस्य प्रबंधन का एक और उपाय है। और इसके अलावा अगेती फसल के रूप में मई में ही इसकी बुआई करनी चाहिए। मई में अगेती फसल के रूप में बुआई करनी चाहिए। मई में अगेती फसल के रूप में बुआई करनी चाहिए। तो ये शस्य प्रबंधन के अपने प्रमुख उपाय करके इस रोग से बचाया जा सकता है, मूंगफली के विषाणु गुच्छा रोग से। इसके बाद में है रासायनिक प्रबंधन। तो सेकंड, रासायनिक प्रबंधन में अपने क्या क्या उपाय कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन में अपने कुछ रासायनिक यौगिकों का छिड़काव करते हैं या बीज उपचार करके बुआई करते हैं। तो इसमें बीजों को कार्बेंडोजिम से उपचारित करना चाहिए। बीजों को कार्बेंडोजिम
उपचारित करना चाहिए, 0.1% से उपचारित करना चाहिए। फिर इसके बाद में रासायनिक प्रबंधन का दूसरा तरीका, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फफूंदी नाशक को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फफूंदी कवक को बोलते हैं। तो फफूंदी नाशक को 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करना चाहिए। ये इसके रासायनिक प्रबंधन के उपाय हैं। तो इसके अलावा अपने जो जैविक प्रबंधन है, जैविक प्रबंधन में अपने क्या कुछ इसकी रोगरोधी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। जैविक प्रबंधन में आपने नोट करना, रोगरोधी किस्मों का उपयोग करके रोगरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। तो ये सारे तरीके हैं जिससे क्या विषाणु गुच्छा रोग से फसल को बचाया जा सकता है। तो अपने प्रबंधन के उपाय हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद में आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कपास का जीवाणु अंगमारी रोग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपने क्या पढ़ा है, मूंगफली का वायरस गुच्छा रोग, जिसके अपने लक्षणों के बारे में पढ़ चुके हैं। रोग कारक कौन सा है, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, और कौन से कवक द्वारा फैलता है, पोलीमिक्सा ग्रेमिनिस कवक है, ये इसे फैलाने का कार्य करता है। और फिर अपने जो इसे प्रबंधन के उपाय हैं, जिसमें कि आपने शस्य प्रबंधन के बारे में पढ़ा, फिर रासायनिक प्रबंधन के बारे में पढ़ा, और जैविक प्रबंधन में क्या इसमें इतना बताया गया कि कुछ रोगरोधी किस्मों का ही उपयोग करना चाहिए। तो आज ये अपने रोग के प्रकार को कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे वाले रोग के बारे में कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। तो इसे अपने नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना